अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मार4 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसे पोटली के सलाखों से टकराने की आवाज़ सुनाई दी। इसने साकत नज़रों से रोशनदान में से निकलती रोशनी में देखा कि बॉल पॉइंट बम की पोटली एक सलाख से टकराने के बाद दूसरी सलाख के साथ लाकर एमुनिशन स्टोर के अंदर चली गई थी। इसे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि वो पहली कोशिश में कामयाब हो जाएगा, मगर खुदा की मदद इसके साथ थी और बॉल पॉइंट बम पहली ही कोशिश में एमुनिशन स्टोर के अंदर जा गिरा। कमांडो इमरान तेजी से वापस हुआ। झाड़ियों के बीच से होता हुआ वो टीले की चोटी पर आया और जल्दी जल्दी टीले की दूसरी जानब उतरना शुरू कर दिया। अंधेरे में एक पत्थर से इसका पांव टकराया, वो गिर पड़ा और 6-7 कदम तक झाड़ियों में लड़खड़ाता चला गया। इसके बाद वो फौरन उठा और जितनी एहतियात और जितनी तेजी के साथ वो टीले की ढलान से उतर सकता था उतरता चला गया। अगरचे जो टाइम बम इसने एमुनिशन स्टोर के अंदर डाल दिया था, इसके फटने के 50-50 चांसेस थे, यानी वो फट भी सकता था और नहीं भी फट सकता था। लेकिन इमरान यही सोचकर वापस जा रहा था कि बम 60 मिनट के बाद फट जाएगा और इसके साथ ही ये सारा टीला आतिश फशां की तरह फट पड़ेगा। टीले से उतरकर वो दरख्तों की आड़ लेकर भागता हुआ गाड़ी तक पहुंच गया। गाड़ी में बैठते ही इसने इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी को वहां से निकालकर कच्चे रास्ते पर ले आया। कच्ची सड़क पर आते ही इसने गाड़ी की बत्तियां रोशन कर दी और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। 10 मिनट के बाद वो पक्की सड़क पर आ गया। ये सड़क शहर के शुमाली इलाके यानी दरियाए हगली की तरफ जाती थी। वो दरिया की तरफ निकल जाना चाहता था। अगर वो दरियाए हगली का पुल पार कर जाता तो काफी हद तक महफूज हो सकता था। आधी रात के बाद इस गैर इलाके की ये पक्की सड़क खाली पड़ी थी। जब इमरान के अंदाजे के मुताबिक टीले से उतरने के बाद 15 मिनट गुजर गए तो दूर से इसे दरियाए हगली के हावड़ा ब्रिज की रोशनियां नजर आने लगी। इसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। 5 मिनट में वो हावड़ा ब्रिज को क्रॉस कर रहा था। 5 मिनट में वो दरिया के पुल की दूसरी जानब पहुंच गया था। पुल की दूसरी तरफ आने के बाद इमरान ने गाड़ी इस छोटी सी सड़क पर डाल दी जो दरिया के मगरबी किनारे के साथ साथ कारखाने के मजदूरों के क्वार्टरों और माहीगिरों की झोंपड़ियों की आबादी की तरफ चली जाती थी। इमरान आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो यहाँ से बरदान शहर और वहाँ से आगे असंवल की तरफ निकल जाना चाहता था। ये दोनों शहर कलकत्ते से दिल्ली जाने वाली रेलवे लाइन पर वाक़ थे। दोनों शहर कलकत्ते से काफी दूर ही थे। असंवल तो काफी दूर था, लेकिन इमरान बर्दवान तक जरूर पहुँच जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ से वो किसी ट्रेन में बैठकर दिल्ली की तरफ जा सकता था। अगर स्टेशन पर हालात मखदूश हुए तो वहां से और किसी लारी में सवार होकर असंवल की तरफ जा सकता था। साथ साथ इसका ख्याल इस बम की तरफ भी लगा हुआ था जिसे 1 घंटे बाद फटना था। इसने सोचा कि 1 घंटा गुजर गया है, इसका मतलब है कि देसी साख्त का बनाया हुआ नाकाबिले एतवार बम नहीं फटा। अब इमरान कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इसे मायूसी जरूर हुई। काश बम फट जाता और असला वो मिसाइल जिन्हें कारगिल के महाज पर भारतीय फौज के काश बम फट जाता और वो असला वो मिसाइल जिन्हें कारगिल के महाज पर भारतीय फौज ने कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ इस्तेमाल करना था, तबाह बर्बाद हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इमरान इन्हीं परेशान ख्यालात में उलझा गाड़ी को एक मुनासिब रफ्तार पर चलाता दरिया के किनारे मजदूरों के क्वार्टरों के करीब से गुजर रहा था कि अचानक इसे नीचे से ऊपर की जानब एक दचका लगा। एक लम्हे के लिए स्टीयरिंग पर इसका काबू ना रहा। इसे लगा कि आगे कोई बड़ा खतरनाक किस्म का स्पीड ब्रेकर था जिससे टकराकर गाड़ी 2-3 फीट ऊपर को उछल पड़ी थी। इसने फौरन गाड़ी को काबू किया और ब्रेक लगा दी। जैसे ही इसने ब्रेक लगाई, एक क़यामत खेज धमाके की आवाज इसके कानों से टकराई, जिसने गाड़ी को एक पहलू से इतनी जोर से धक्का दिया कि गाड़ी एक तरफ को खिसकती हुई एक दरख्त के साथ जा टकराई। कमांडो इमरान सब भूल गया। इसका चेहरा कामयाबी की खुशी से चमकने लगा। क़यामत खेज धमाके के बाद मुसलसल धमाके सुनाई दे रहे थे। बॉल पॉइंट बम ने अपना काम कर दिखाया था और फट गया था और अब एमुनिशन स्टोर के मिसाइल फट रहे थे और दरिया पार चंदनपुर की सिमत आसमान सुर्ख दिखाई दे रहा था। मुसलसल धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। कमांडो इमरान का मिशन कामयाब हो गया था। वो अपनी खुशी का इजहार सिर्फ इसी तरीके से कर सकता था कि इसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी ताकि जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक जोन से बाहर निकल जाए।
जिन असहाब ने भारत के सूबे मगरबी बंगाल का सफ़र किया है, इन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि ये सूबा बड़ा गुंजान आबाद है और इसकी मगरबी सरहद सूबा बिहार तक बड़े बड़े फासले हैं और आबादी इतनी कसरत से है कि यहाँ देहाती बस्तियाँ, छोटे छोटे कस्बे और शहर आते ही रहते हैं। यहाँ किसी मफरूर का छिपना आसान भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि वो मुसलसल आबादकारों की निगाहों के सामने रहता है। कमांडो इमरान दरिया का किनारा छोड़कर अब बड़ी सड़क पर आ गया था। इस सड़क पर काफी फासला छोड़कर बिजली के खंभे लगे थे, जिन पर बिजली की बत्तियां रोशन थीं। सामने की तरफ से भारी ट्रक और कभी कभी कोई गाड़ी भी आ जाती थी। इमरान को अच्छी तरह मालूम था कि इस वक्त तक भारत के तमाम सूबों की मिलिट्री और सिविल पुलिस को चंदनपुर के एमुनिशन डिपो की तबाही की इत्तला मिल चुकी होगी और कोई ताज्जुब नहीं कि सूबे की तमाम सड़कों पर पुलिस की नाकाबंदी होगी। इमरान को इसलिए भी ये खतरा लाहक था कि जिस गाड़ी को वो चला रहा था, इसका लाइसेंस और दीगर जरूरी कागजात इसके पास नहीं थे। वो इस इलाके का रहने वाला भी नहीं था, इसका रंग भी इस इलाके के लोगों जैसा नहीं था और उर्दू बोलने का लहजा भी पंजाबी था। लेकिन वो गाड़ी किसी जगह छोड़कर पैदल सफर करने में भी अक्लमंदी नहीं थी, क्योंकि वो बर्दवान से आगे निकल आया था और वहाँ से अंसोल बहुत दूर था। अब वो अंसोल ही को कोई रेलवे गाड़ी पकड़ सकता था। अभी तक सब खैरियत थी। सड़क पर किसी जगह इसे कोई चेक पोस्ट नहीं मिली थी, लेकिन इमरान गाफिल नहीं था। जब तक वो सूबा मगरबी बंगाल से नहीं निकल जाता था, किसी भी जगह मिलिट्री चेक पोस्ट से उसका वास्ता पड़ सकता था। इन हालात में कमांडो इमरान का सफर करना और फिर एक ऐसी गाड़ी में सफर करना जिसके कागजात इसके पास ना थे, वो इन तमाम खदशात और इम्कानात पर गौर करते हुए गाड़ी को बड़ी सड़क पर एक खास रफ्तार पर चलाता रहा। इसने सोचा कि अगर वो गाड़ी को छोड़ भी देता है तो फिर भी सड़क से हटकर खेतों और गैर आबाद इलाकों में सफर करना पड़ेगा, जहां रास्ते से भटक जाने का हर लम्हा खतरा मौजूद था। क्योंकि इमरान इन इलाकों से वाकिफ नहीं था। गाड़ी की हेडलाइटें रोशन थीं, इसकी नजरें सड़क पर थीं। सड़क पर दूर से इसे 3-4 सुर्ख बत्तियां दिखाई दी। ये सुर्ख बत्तियां सड़क के किनारे एक दूसरे के पीछे रोशन थीं। इमरान को ये समझने में देर न लगी कि आगे सड़क के किनारे कुछ गाड़ियां खड़ी थीं और सुर्ख बत्तियां इन गाड़ियों की अकबी रोशनियां थीं। एक ख्याल से अचानक इसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और इसे सड़क के किनारे ले आया। गाड़ी दरख्तों के नीचे अंधेरे में एक तरफ करके खड़ी कर दी और खुद गाड़ी से निकलकर दरख्तों के नीचे से होता आगे चलने लगा, ये देखने के लिए कि आगे क्या माजरा है। इसका गुमान यही था कि आगे कोई चेक पोस्ट है और गाड़ियां वगैरह चेक की जा रही हैं। जहां वो चल रहा था वहां अंधेरा था। जब वो गाड़ियों के करीब पहुंचा, जो मंजर इसने सड़क पर देखा, इसे देखकर जल्दी से एक दरख्त की ओट में हो गया। सड़क पर रुकावटें खड़ी की हुई थीं और 4-5 फौजी सिपाही गाड़ियों की चेकिंग वगैरह कर रहे थे। इमरान वहीं से उल्टे कदम हो गया। अब वो तेज चल रहा था। गाड़ी में बैठकर इसने गाड़ी को पीछे मोड़ लिया और सड़क पर तेजी से वापस रवाना हो गया। अब इसने दिल में यही फैसला किया कि वो बजाय असंभल जाने के बर्दवान के स्टेशन से ही गाड़ी पकड़ने की कोशिश करेगा। बर्दवान से वो काफ़ी आगे निकल चुका था और अब बर्दवान की तरफ ही वापस जा रहा था। आधे घंटे के सफ़र के बाद बर्दवान का रेलवे स्टेशन नज़र आने लगा। कमांडो इमरान ने गाड़ी एक तरफ करके खड़ी की और गर्दो पेश का जायजा लेता रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। किसी ज़माने में बर्दवान एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जिसे जागीरदारों का कस्बा कहा करते थे। इस कस्बे में जागीरदारों की बड़ी हवेलियां थीं, मगर अब ये कस्बा एक शहर में बदल चुका था। स्टेशन भी नया बन गया था, जहां रोशनियां ही रोशनियां थीं। इमरान ने स्टेशन पर एक रेलवे कुली से दरियाफ्त किया कि दिल्ली की तरफ गाड़ी किस वक्त जाएगी। कुली ने इसे बताया कि जनता एक्सप्रेस 4 बजे कलकत्ते से आती है और दिल्ली जाती है। इमरान ने रेलवे स्टेशन की क्लॉक पर नजर डाली। इस वक्त रात के 1:45 बज रहे थे। गाड़ी अगर सुबह टाइम पर आती तो इसके आने में भी अभी 2.25 घंटे बाकी थे। इतना वक्त इमरान स्टेशन के माहौल में नहीं गुजारना चाहता था, जहां रोशनियां भी थीं और मुसाफिर भी काफ़ी नज़र आ रहे थे। बहरहाल इसने आगे ट्रेन में ही सफ़र करने का इरादा कर लिया था। वो गाड़ी को लेकर कुछ दूर गैर आबाद जगह पर आ गया और गाड़ी एक तरफ खेतों के पास अंधेरे में खड़ी कर दी। उसकी सारी बत्तियां बुझाकर वो गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। उसे गाड़ी में कम से कम 1.5 घंटा गुजारना था। ये इत्मीनान उसने कर लिया था कि इर्द गिर्द कोई आबादी वगैरह नहीं थी। वैसे भी इतनी रात गए, हर जानब अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ स्टेशन की तरफ से किसी इंजन की सीटी की या इसकी शंट करने की आवाज़ आ जाती थी।
वो गाड़ी की पिछली सीट पर चुपचाप बैठा रहा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला गया। वक्त तो हर हाल गुजारना ही था। वक्त बहर हाल गुजर रहा था। घड़ी इसके पास नहीं थी, वो सिर्फ अंदाजे से ही वक्त का हिसाब लगा रहा था। इस बात से भी वो महतात हो गया था कि बर्दवान और आंसोवल के शहरों के दरमियान मिलिट्री पुलिस चेकिंग कर रही थी। मुमकिन था कि रेलवे स्टेशन पर भी मिलिट्री पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी मौजूद हों। इमरान को बेहद एहतियात से काम लेना था। इसकी ज़रा सी गफलत इसे गिरफ्तार करा सकती थी। इसके अंदाजे के मुताबिक जब 1.5-2 घंटे गुजर गए, वो चुपके से गाड़ी में से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। अभी इसे दिल्ली का टिकट भी खरीदना था। वो लोगों की नज़रों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा। रेलवे स्टेशन की इन खिड़कियों के पास आ गया जहां मुसाफिर खड़े टिकट खरीद रहे थे। एक खिड़की पर इसने दिल्ली का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ पढ़ा तो इस खिड़की के बाहर लगी कतार में खड़ा हो गया। कतार में ज़्यादा मुसाफिर नहीं थे। बहुत जल्द इसकी बारी भी आ गई। इसने बर्दवान से दिल्ली तक का 3rd क्लास का टिकट खरीदा और सर झुकाए खामोशी से स्टेशन के गेट पर से होकर प्लेटफार्म पर आ गया। प्लेटफार्म पर काफ़ी लोग थे। स्टेशन के क्लॉक पर इसने टाइम देख लिया था। ट्रेन के आने में 20 मिनट रह गए थे। वो हस्बे मामूल प्लेटफार्म पर एक ऐसी जगह बैठ गया जहां मुसाफिरों का एक छोटा सा हजूम बैठा हुआ था। अकेले किसी बेंच पर बैठने से वो लोगों की नज़रों में आ सकता था। इसने देख लिया था कि प्लेटफार्म पर मिलिट्री या सिविल पुलिस का कोई सिपाही मौजूद नहीं है, लेकिन ये सिपाही किसी भी वक्त नमूदार हो सकते थे। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि गाड़ी लेट नहीं थी और वो मज़ीद इंतज़ार की जहमत दिए बगैर सुबह सही टाइम पर पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, मुसाफिरों का हजूम इस पर टूट पड़ा। इमरान ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे से रेलवे लाइन पर उतरकर ट्रेन की दूसरी जानब आ गया और वहां एक डब्बे के खुले दरवाजे में से अंदर जाकर कोने वाली सीट पर बैठ गया। ये डब्बा अभी मुसाफिरों से भरा नहीं था। कुछ मुसाफिर पहले से सवार थे। कुछ मुसाफिर आकर इस डब्बे में और भी सवार हो गए। ट्रेन जितनी देर खड़ी रही, इमरान यही सोच रहा था कि कहीं पुलिस डब्बे की चेकिंग करने ना आ जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ और ट्रेन चल पड़ी। कमांडो इमरान ने खुदा का शुक्रिया अदा किया। किस्मत इमरान का साथ दे रही थी। वो खैरो आफियत से दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने के बाद वो अपने मास्टर सिपाही यानी इस इलाके में कश्मीरी मुजाहिदों और इस्लाम की खातिर काम करने वाले हाजी साहब से मिला। हाजी साहब कमांडो इमरान को अपने साथ अपनी कमीनगाह में ले गए जो एक वीरान इलाके में थी। यहाँ कमांडो इमरान पहले नहीं आया था। ये वीरान, कच्चे, खुश्क और बंजर टीलों के दरमियान 3 छोटे छोटे कमरों वाला एक क्वार्टर था, जिसके पीछे कुछ फासले पर एक नदी बह रही थी। हाजी साहब ने अपनी गाड़ी नदी के पास खड़ी कर दी। कहने लगे, ये जगह मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद बनवाई है। यूँ समझ लो कि इस खुफिया कमीन गाह का अभी तक सवाए मेरे, तुम्हारे और मेहंदी साहब के किसी और को इल्म नहीं है, या फिर इसे 2-3 मजदूर जानते हैं जो इस क्वार्टर की तमीर करने के बाद इस शहर दिल्ली से वापस बरेली जा चुके हैं। कमांडो इमरान ने क्वार्टर के करीब पहुंचकर इसका जायजा लिया। कहने को तो ये नया क्वार्टर था, मगर इसकी दीवारें पुरानी लग रही थीं और इनका प्लस्तर भी कई जगहों से उखड़ा हुआ था। हाजी साहब बोले, तुम क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि ये नया क्वार्टर किस किस्म का है जिसकी दीवारें 100 साल पुरानी लगती हैं। तो सुनो, इसकी हालत मैंने जानबूझकर रखवाई है ताकि अगर यहाँ से कोई गुजरे तो यही समझे कि रेलवे का कोई पुराना क्वार्टर है जहाँ कभी लोग रहा करते थे। अब कोई नहीं रहता, अंदर आ जाओ। हाजी साहब ने क्वार्टर का ताला खोला और वो अंदर दाखिल हो गए। 3 छोटे छोटे कमरे थे। हर कमरे में मामूली सी चारपाई, 2-2, 3-3 लोहे की कुर्सियाँ पड़ी थीं। बिजली वहाँ नहीं थी। दीवार के साथ एक मिट्टी के तेल की लालटेन लटकी हुई थी। अकब में एक गुसल खाना था। बहुत छोटा सा एक सहन था जिसकी एक जानब बावर्ची खाने की कोठरी थी, जिसके बाहर लकड़ियों का ढेर पड़ा था और मिट्टी की 4-5 मटकियाँ पड़ी थीं जो पानी से भरी हुई थीं। हाजी साहब कहने लगे, ये पानी मैंने खुद मश्क में भरकर नदी से लाया हूँ। इस नदी का पानी मीठा और साफ है। वो एक कमरे में आकर कुर्सियों पर बैठ गए। हाजी साहब बोले, मगरबी बंगाल के चंदनपुर में तुमने जो धमाकाखेज मार्का मारा है, इसकी तफसील यहाँ के अखबारों में आ चुकी है। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। इस खबर से कश्मीर के महाज पर अपनी आज़ादी और बका की खातिर जिहाद करने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन के भी हौसले मज़ीद बुलंद हुए हैं। मैं तुमसे इस कमांडो ऑपरेशन की तफसील नहीं पूछूंगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मार्का तुम ही मार सकते थे। कमांडो इमरान ने कहा, हाजी साहब, अगर इस मिशन में अल्लाह की मदद शामिल ना होती
तो ये एक नामुमकिन सा मिशन था। हाजी साहब कहने लगे, अल्लाह की मदद हर मुसलमान के साथ होती है, बशर्ते वो अल्लाह के दिखाए हुए सीधे रास्ते पर चल रहा हो। अब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम सही वक्त पर आए हो, तुम्हें इस वक्त आ जाना चाहिए था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुमसे रब्ता नहीं कर सकता था। कमांडो इमरान ने पूछा, खैरियत तो है ना? हाजी साहब बोले, बिल्कुल खैरियत है। फिर इन्होंने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, हमारा बल्कि मुसलमानों का अज़ली दुश्मन भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम आलम इस्लाम पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारियां कर रहा है। कमांडो इमरान ने कहा, हाजी साहब मैं आपका मतलब नहीं समझा, खुलकर बात कीजिए, असल किस्सा क्या है? हाजी साहब कहने लगे, भाई असल बात तो तुम्हें अपना वो जासूस खास और मर्द मुजाहिद बताएगा जो दुश्मन की ऐलान जंगी कौंसल के दफ्तर में बैठा हमारे लिए बल्कि कश्मीरी मुजाहिदों और पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहा है। मेरा मतलब जमील महदी साहब से है। कमांडो इमरान ने बड़ी बेताबी से पूछा, इन्होंने क्या बताया है? मुझे थोड़ा बहुत ही बता दीजिए। हाजी साहब ने कहा, महदी साहब खुद ही आकर तुम्हें सारी बात तफसील के साथ बताएंगे। मैं अभी जाता हूँ और शाम होते ही इन्हें लेकर यहाँ से पहुँच जाऊँगा। इसके बाद हाजी साहब चले गए। कमांडो इमरान ने इनसे अपने साथी कमांडो जबरान के बारे में भी पूछा था। इन्होंने बताया कि जबरान तुम्हारी तलाश में कश्मीर से बम्बई सेठ सतारा के पास पहुंच गया था और अभी तक बम्बई में सेठ सतारा के पास ही है और इसे तुम्हारे मिशन की कामयाबी की खबर पहुंच चुकी है। हाजी साहब के जाने के बाद दिन ढलने लगा था, शाम का अंधेरा फैल रहा था। हाजी साहब जमील महदी साहब को लेकर आ गए। गाड़ी इन्होंने वहीं नदी के किनारे खड़ी कर दी थी। महदी साहब ने कमांडो इमरान से हाथ मिलाया और ये तीनों अफराद क्वार्टर के कमरे में आकर बैठ गए। जैसा कि हम महदी साहब के बारे में पहले लिख चुके हैं, वो भारत की मिलिट्री हाई कमांड के एक इंतहाई हसास अदारे में और इस्लाम के ज़बरदस्त मुजाहिद थे और भारतीय मुसलमानों की बका और सलामती के लिए पाकिस्तान की बका को बुनियादी हैसियत देते थे। अगरचे मुसलमान होने की वजह से इन्हें भारतीय फौजी हाई कमान के हसास अदारे में कोई कलीदी असामी नहीं दी गई थी, मगर महदी साहब अपने असर सूख और जहानियत की वजह से बहुत से अहम खुफिया जंगी राज मालूम कर लिया करते थे और हाजी साहब को बता दिया करते थे। इस रोज भी वो एक खुफिया जंगी राज बताने वहाँ आए थे। हाजी साहब ने बैठते ही महदी साहब से कहा, भाई महदी आप खुद ही इमरान को सारी बात बता दीजिए। महदी साहब ने कमांडो इमरान की तरफ मुतवज्जा होकर कहा,